आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज। आज हमारा जो टॉपिक है हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज इनर्शिया। लॉज ऑफ मोशन हमने स्टार्ट किया था, लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में देखा था। लॉज ऑफ मोशन किस तरह से फोर्स को डिफाइन करते हैं, फोर्स की असाइनमेंट क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से आप फोर्स को न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे, ये हमारा लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट वीडियो था। सेकेंड में लॉज ऑफ मोशन में और अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो हमें एक टर्म मिलता है इनर्शिया, और वही हमें आज स्टडी करना है। ठीक है, सो टुडे आवर टॉपिक इज इनर्शिया। सो हमें अगर इनर्शिया को डिफाइन करना है तो हम इनर्शिया को डिफाइन करेंगे कैसे? सबसे पहली चीज तो ये है कि हाउ विल यू डिफाइन इनर्शिया। सो इनर्शिया इज बेसिकली एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी। हर एक ऑब्जेक्ट, हम हैं, आप हैं, कोई भी, आप टेबल, चेयर, एनीथिंग, कुछ भी देखते हो आप, तो उसके पास इनर्शिया है। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर एक बॉडी, हर एक ऑब्जेक्ट के पास इनबिल्ट है, पहले से ही है, बाय बर्थ होती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इनहेरेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। इनहेरेंट का मतलब होता है कि किसी चीज का बाय बर्थ उसमें एग्जिस्ट होना। ठीक है, इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी प्रेजेंट स्टेट को एज इट इज मेंटेन करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड आपके सामने है, ठीक है, अब ये बोर्ड जब तक हम इसको यहां से नहीं हटाएंगे ये अपने आप कहीं नहीं जाएगा, सही ना? सो इट इज ड्यू टू इनर्शिया, जो इसके पास पहले से ही इनहेरिट है। ठीक है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट, स्टेबल है, चेयर है, वो अपनी पोजीशन पे रहता है और उससे आप वहां से यहां तक शिफ्ट करने के लिए आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। वो खुद से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। 70 की स्पीड में आप बाइक राइड कर रहे हो, रन करा रहे हो, आप अगर कोई ऑब्जेक्ट सामने नहीं आएगा तो आप फ्रीक्वेंटली उसी स्पीड को मेंटेन करना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि आपकी उस स्पीड को कोई ब्रेक करे। इज दैट क्लियर? तो इट इज ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, सो इनर्शिया को हम डिफाइन करेंगे कैसे? एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी सेकेंड, इसके डेफिनेशन में क्या होता है? अ रेजिस्टिव प्रॉपर्टी। सेकेंड वन इज अ रेजिस्टिव प्रॉपर्टी। सो पहली कंडीशन क्या होगी? वो इनहेरिट होती है, बाय बर्थ प्लेस होती है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि वो एक रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिव का मतलब होता है किसी चीज को रेजिस्ट करना, अपोज करना, दैट इज रेजिस्टिव प्रॉपर्टी। किस चीज का अपोज करती है ये? सो इनर्शिया में जो अपोजिशन क्रिएट करती है, रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है, तो एक्चुअली किस चीज को रेजिस्ट करती है? एनी चेंज in present state, any change in present state, present state में होने वाले किसी भी चेंज को वो अपोज करती है। ठीक है, तो आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो, इसको हम अगर इस तरह लिखते हैं, रेजिस्ट इन एनी चेंज, रेजिस्ट इन एनी चेंज ऑफ प्रेजेंट स्टेट। ये ज्यादा बेटर है। इनर्शिया, व्हाट इज इनर्शिया? इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इट इज एन रेजिस्टिव प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट इन एनी चेंज ऑफ प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट यहां पे ये दो तरह के स्टेट को रिलेट करता है, डिफाइन कर रहा है। पहला ये है स्टेट ऑफ रेस्ट एंड सेकेंड वन इज स्टेट ऑफ मोशन। हम इन्हीं दोनों स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। स्टेट ऑफ रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एनी सराउंडिंग। मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज चेंजेस इट्स पोजीशन कंटीन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर ऐसा है तो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, और अगर चेंज नहीं करता है पोजीशन देन इट विल बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। यही हमने पढ़ा है। अब ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट पे है या स्टेट ऑफ मोशन में है, तो वो अपने उस प्रेजेंट स्टेट को एज इट इज मेंटेन रखना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि उसके प्रेजेंट स्टेट में कोई भी चेंज हो। क्लियर? सो ये तो इनर्शिया हमारा इन दोनों के में से किसी भी एक स्टेट में होने वाले चेंज को अपोज करने की कोशिश करता है। दैट इज नोन एज इनर्शिया, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इनर्शिया के बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं। जैसे सबसे मेन फैक्ट तो यही है कि इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। इनर्शिया डिपेंड्स
ऑन मास ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी की जो इनर्शिया होती है वो उसके मास पे डिपेंड करती है। मास जितना ज्यादा होगा इनर्शिया की प्रॉपर्टी उतनी ही स्ट्रांग होगी, और अगर आपके पास इनर्शिया स्ट्रांग है तो रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो उतना ही स्ट्रांग होगा। क्लियर? Inertia depends on mass of the body. That means greater the mass, greater will be the inertia. And how much greater will be the inertia? Your resistive property will be greater. ठीक है? तो यहां से आप inertia और mass को relate कर सकते हो। और अगर आप देखो तो inertia is directly proportional to mass. हम ये भी कह सकते हैं। इसी रिलेशन को हम अगर ऐसे देखें तो inertia is directly proportional to mass. मास पे डायरेक्टली डिपेंड करती। दैट मींस मास ग्रेटर होगा इनर्शिया इंक्रीज करेगी, मास डिक्रीज होगा इनर्शिया डिक्रीज रहेगा। इज दैट क्लियर? सो इफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, देन इफ टू बॉडीज ऑफ masses M1 and M2 such that M1 is equal to M2। अगर दोनों ऑब्जेक्ट के जो मासेस हैं जो M1 M2 मैंने एज्यूम किए हैं, अगर वो दोनों मासेस हम इक्वल कर दें तो इसका मतलब ये हुआ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट बॉडी विल बी इक्वल टू इनर्शिया ऑफ सेकंड बॉडी। एंड व्हाई इट इज? बिकॉज बोथ हैव सेम मासेस and therefore both have same inertia। clear? और अगर ऐसा है तो I1 and I2 इनका जो रेशियो आएगा वो क्या होगा? 1:1। I1:I2 is equal to 1:1। ठीक है? तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करने के लिए आ सकता है। क्लियर? अब देखो, अभी मैंने आपसे कहा कि इनर्शिया जो है वो ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन से रिलेटेड है। ठीक है? इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट के प्रेजेंट स्टेट मींस स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में होने वाले चेंज को अपोज करने की, रेजिस्ट करने की कोशिश करती है। दैट इज इनर्शिया। ओके? बट अगर हम इनर्शिया को डिफरेंट कंडीशंस के लिए, डिफरेंट स्टेट्स के लिए स्पेसिफाई कर दें तो वो हमारे इनर्शिया के पार्ट्स हो जाएंगे। जैसे इफ द इनर्शिया इज स्पेसिफाइड फॉर स्टेट ऑफ रेस्ट देन इट विल बी इनर्शिया ऑफ रेस्ट। Inertia is specified for state of motion, then it will be inertia of motion. So इस तरह से आप inertia को basically दो फॉर्म में, दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। first is inertia of rest and second one is inertia of motion। अब हम इन दोनों को स्पेसिफाई कर दे रहे हैं। ठीक है? ये जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट ऑफ रेस्ट की बात होगी। इस पार्ट में हम सिर्फ स्टेट ऑफ मोशन की बात करेंगे। क्लियर? अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट resist in any change in its state of rest, in its state of rest। अगर ऐसा है तो वो जो आपकी प्रॉपर्टी है वो क्या होगी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट? It is a property or it is a resistive property due to which an object resists in any change in its state of rest। Clear? इसी तरह हम state inertia of motion को भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या है inertia of motion? A property due to which an object resists in any change of its state of motion, any change in its state of motion।
क्लियर? तो अगर आप इस इनर्शिया ऑफ मोशन को डिफाइन करना चाहते हो तो हम ऐसे कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में किसी मूव करते हुए बॉडी के अंदर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो उस ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में होने वाले किसी भी चेंज को अपोज करता है, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर? ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। तो हमारे पास दो इनर्शियाज हो गई, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, अब हमें इन दोनों को अगर डेफिनेशन समझ में आ गया तो हमें इसके कुछ एग्जांपल्स चेक करने हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले एग्जांपल्स किसके देखते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट से रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं। सो एग्जांपल्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? सबसे पहला और बहुत बेसिक है, क्या है? ऑन बीटिंग द हैंगिंग कारपेट, ऑन बीटिंग द हैंगिंग कारपेट, dust particles come out. On beating the hanging carpet, dust particles come out. सेकेंड क्या है इसका? सेकेंड आप इसमें एक और एग्जाम्पल देख सकते हो, ऑन शेकिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्री, on shaking the branches of tree, fruits fall down. Fruits fall down. ये इसका एक और एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल हम इसमें ऐड कर सकते हैं, और वो क्या है? एग्जाम्पल्स बहुत हो सकते हैं, बट कुछ बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं रेगुलर बेसिस पे वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका? When a bus starts suddenly, passengers get backward jerk or bend backwards. ये तीन आपके बहुत ही जेन्युइन एग्जांपल्स हैं, ठीक है? तो आप देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना? देखो, अब आपको अगर कुछ चीजें रीजनिंग, जैसे हम रीजनिंग लिखते हैं, किसी को एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि वहां पे जो आपका कीवर्ड है वो हमें मेंशन करना है, ठीक है ना? बेसिकली यहाँ पे वो कौन सा इवेंट है जो इन सबको एक साथ डिफाइन कर रहा है, वही उसका कीवर्ड होता है। जैसे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जितने भी एग्जांपल्स हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ही होंगे, और उनमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट की प्रॉपर्टी मिलेगी, और इसीलिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट इन सारे केसेस में एक कीवर्ड के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, नाउ द फर्स्ट एग्जांपल इज ऑन बीटिंग द हैंगिंग कारपेट डस्ट पार्टिकल्स कम आउट। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज करिए कि ये आपका क्या है, हैंगिंग कारपेट है। कारपेट जैसे बाहर जो हम लोग डोर पे डोर मैट वगैरह लगाते हैं, उसको किस लिए? जिससे कि जब आप बाहर से आइए तो पैर साफ करके आते हैं, होता नहीं होता है? तो वो जो डोर मैट्स होते हैं वो गंदे हो जाते हैं, तो उसमें क्या करना है? आपने डोर मैट को उठाया, मम्मी क्या करती हैं? डोर मैट को उठाती हैं और क्या करना है? स्टिक से लेके उसको हिट करते हैं। तो हिट करने से होता क्या है ना? हिट करने से क्या होगा? देखिए, ये आपका कारपेट है और ये है एक स्टिक। आपने इस कारपेट पे डायरेक्ट स्टिक से हिट किया, तो जो आपका कारपेट है उस पे डायरेक्ट फोर्स अप्लाई किया गया है, और इसलिए ये आपका कारपेट अपनी पोजीशन से मूव हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। बट द डस्ट पार्टिकल्स हिडन इन द कारपेट, उनको नहीं मालूम है कि उन पे कोई फोर्स अप्लाई होने वाला है, and that's why the dust particles which are initially in a state of rest remains in a state of rest due to inertia of rest. यही आपको मेंशन करना है। The dust particles hidden in the carpet which are initially in a state of rest remains in a state of rest due to inertia of rest, and
जैसे ही उनके पैरों के नीचे से उनकी जमीन खिसकती है वो नीचे की ओर गिर जाते हैं। जैसे ही आपका कारपेट अपनी एक्चुअल पोजीशन से शिफ्ट होता है, डस्ट पार्टिकल्स इनर्शिया की वजह से बाहर आते हैं और नीचे गिर जाते हैं। क्लियर? आपने हिट किया, बाहर आ गया, डस्ट पार्टिकल्स नीचे गिर गए, फिर आया, फिर आपने हिट किया, ये उधर गया, डस्ट पार्टिकल्स जो रेस्ट में थे वो यहीं रह जाते हैं और नीचे की ओर गिर जाते हैं। सो ऑन बीटिंग द हैंगिंग कारपेट डस्ट पार्टिकल्स कम आउट। ठीक है। सेकेंड वन इज ऑन शेकिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्री फ्रूट्स फॉल डाउन, है ना। जैसे एक मैंगो ट्री है, आप उसमें आम तोड़ना चाहते हो, मैंगो आपने उसको निकालना है, कैसे निकालोगे? तो जो एक ब्रांच है आप वहां तक नहीं पहुंच पाते तो ब्रांच को पकड़ के हम शेक करते हैं, हिलाते हैं, बहुत जोर से हिलाते हैं, तो उसका बेनिफिट किसको मिलता है? आपको मिलेगा। कैसे? सपोज ये ब्रांच है, ठीक है ना, ये क्या है, एक ब्रांच है और इसमें ये आपका एक फ्रूट मैंगो ऐसे लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है फ्रूट है। अब ये जो आपका ब्रांच है आपने इसको होल्ड किया और डायरेक्टली आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया, तो आपका जो फोर्स है वो इस ब्रांच को बहुत तेजी से हिलाएगा और डायरेक्ट फोर्स अप्लाई होने की वजह से ये फोर्स के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। बट दिस फ्रूट, व्हाट अबाउट दिस वन? ये जो आपका फ्रूट है, ये जो मैंगो है, इसे नहीं मालूम है कि इस ब्रांच पे कोई फोर्स अप्लाई होने वाला है, एंड इसीलिए जैसे ही ब्रांच अपनी पोजीशन को यहां से रिलीज करेगा, द मैंगो due to inertia of rest remains in a state of rest and it detached with the branch. Mango due to inertia of rest remains in a state of rest and therefore it gets detached with the branch and fall down. Clear? So on shaking the branches of tree, fruits fall down, and this is the example of inertia of rest. ठीक है। What is the third one? When a bus starts suddenly, passengers get backward jerk or they bend backwards. बस में हम सारे पैसेंजर्स आराम से बैठे हैं, अचानक से बस स्टार्ट होकर आगे की ओर शिफ्ट होती है, तो क्या होता है, सारे पैसेंजर्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क लगता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हमारी जो लोअर पोर्शन है, हमारी बॉडी का जो लोअर पोर्शन होता है वो बस के सरफेस के कांटेक्ट में होता है, ठीक है, और जैसे ही बस आगे की ओर मूव करती है, शिफ्ट करती है, हमारी बॉडी का जो लोअर पोर्शन है वो क्या होगा, बस के सरफेस के साथ कांटेक्ट में होने की वजह से आगे की ओर बढ़ने लगता है। बट व्हाट अबाउट द अपर पोर्शन? अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट। क्लियर? एंड देयरफॉर इट गेट्स अ बैकवर्ड जर्क। इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक जर्क मिलता है, या इट बेंड्स बैकवर्ड डायरेक्शन में भी झुक जाता है, बेंड हो जाता है, ठीक है ना। सो इट इज आल्सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर? सो देयर मे बी सो मेनी एग्जांपल्स दैट यू कैन रीड इन योर बुक्स। ओके, हियर आर दीस 3 एग्जांपल्स। डन? नाउ व्हाट अबाउट इनर्शिया ऑफ मोशन? लेट्स सी। Inertia of motion. What may be its first example? When the bus stops suddenly, passengers bend forward. Passengers bend forward. आगे की ओर झुक जाए, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? On jumping out from a moving train, a person has to run few steps in the direction of motion of
इसका एक सेकंड एग्जांपल हो गया। थर्ड एग्जांपल आप इसका क्या देख सकते हो, एक एग्जांपल हम इसमें ऐड कर सकते हैं एज अ लॉन्ग जंप एथलीट। अ लॉन्ग जंप athlete takes a run before jumping. Before jumping. These are the three examples. ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें क्या कह रहा है, when the bus stops suddenly, passengers bend forward. जैसे हमने सेम इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे देखा था, उसमें बैकवर्ड जर्क लगता है, इसमें क्या होगा, फॉरवर्ड जर्क लगता है। कैसे, एक बस है लगातार उसमें रन कर रही है, कंटिन्यू मोशन में है, ठीक है, किसी वजह से ड्राइवर को अचानक से उसमें ब्रेक अप्लाई करने पड़ते हैं। अगर वो ब्रेक अप्लाई करेगा तो क्या होगा, जो बस है आपकी वो सडनली स्टॉप हो जाएगी, स्टेट ऑफ रेस्ट पे आ जाएगी। बट इनसाइड जो पैसेंजर्स हैं वो उसी बस की वेलोसिटी के अकॉर्डिंग मोशन में है। जो वेलोसिटी आपकी बस की है सेम वही वेलोसिटी अंदर पैसेंजर्स की भी है। बट जो ब्रेक्स अप्लाई किए गए हैं वो डायरेक्ट फिजिकल बॉडी, किसकी फिजिकल बॉडी में, आपका जो बस है उसकी फिजिकल बॉडी पे अप्लाई किए जाते हैं। तो द फिजिकल बॉडी ऑफ द बस गेट्स स्टॉप, सडनली स्टॉप, एंड द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी in the of the passengers again they stop suddenly because they are in direct contact of the surface of the bus. Okay, but what about the upper portion of the body? Again, due to its inertia of motion, it remains, it wants to remain its in motion. upper body motion में होने की वजह से फिर से मोशन में ही रहना चाहती है due to inertia of motion, and therefore the passengers gets a forward jerk. Is that clear? इसलिए जो पैसेंजर्स हैं उनको आगे की ओर झुकना पड़ता है, वो झुक जाते हैं, किस लिए, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, on jumping out from a moving train a person has to run few steps in the direction of the moving train. प्लेटफॉर्म पे देखा होगा आपने कि जो ट्रेन धीरे धीरे स्लो होती है तो कुछ लोग उसी समय जंप आउट करने लगते हैं, बाहर आने लगते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि जंप आउट करने के बाद वो पर्सन कुछ स्टेप्स ट्रेन के डायरेक्शन में ही रन करते हैं? क्यों ऐसा होता है? अगर नहीं रन करेंगे तो क्या होगा? तो होता क्या है, सबसे पहली चीज तो आप जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है और आप ट्रेन से बाहर जंप करना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में बस जा रही है उसी डायरेक्शन में फेस करके हमें जंप करना है, पहली चीज। सेकेंड थिंग, आप जैसे ही जंप करके बाहर आते हो आपके दोनों पैर अर्थ सरफेस को टच करते हैं। इन कंपैरिजन टू ट्रेन, बस जो हमारा अर्थ सरफेस है वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे होगा, यानी हमारे पैर जैसे ही उस सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे अर्थ सरफेस पे, वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे आ जाएंगे। आ गए? तो हमारे जो पैर हैं वो तो स्टेट ऑफ रेस्ट पे आ गए। बट व्हाट अबाउट द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी? वो अभी भी उसी ट्रेन की वेलोसिटी से आगे की ओर रन करना चाहते हैं, किस लिए? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड देयरफॉर अगर वो आगे 2-4 स्टेप्स नहीं बढ़ाएगा, पैर उसके वहीं रुक जाएंगे, तो वो पूरी बॉडी आगे की ओर गिर जाएगी, हर्ट हो जाएगा, चोट लग जाएगी। इसी से बचने के लिए जंप करने के बाद जैसे ही उसके पैर अर्थ सरफेस को टच करते हैं, वो पर्सन कुछ स्टेप्स ट्रेन के रन करने के डायरेक्शन में आगे की ओर मूव करता है। ऐसा करके वो अपने पूरी बॉडी को धीरे धीरे स्टेट ऑफ रेस्ट पे लाने की कोशिश करता है। इज दैट क्लियर? सो इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। A long jump athlete takes a run before jumping. लॉन्ग जंप एथलीट जो होते हैं वो जंप करने से पहले कुछ दूर रन करके आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है कि उस पर्टिकुलर जंप को करने के लिए उनकी जो पूरी बॉडी है वो अपनी बॉडी को वहां से थ्रो करते हैं। ठीक है, थ्रो करने के लिए उनकी वेलोसिटी पहले से ही बॉडी अगर मोशन में है तो आसानी से और लॉन्ग डिस्टेंस तक जंप कर सकते हैं। इसी वजह से वो अपनी पूरी बॉडी को लेके एक रन लेके आते हैं।
दौड़ते हुए आते हैं, और दौड़ते हुए आते हैं कोशिश करते हैं कि वो मैक्सिमम जितनी स्पीड, जितनी अच्छी स्पीड उस ड्यूरेशन में वो गेन कर लेंगे, उनको उतना ही बेनिफिट मिलता है। क्यों? वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, हमारी बॉडी के अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, आप वॉक करते करते वॉल पे जाके हिट कर जाते हो, लड़ जाते हो वो, और दौड़ते हुए आइए और वॉल से हिट कर जाइए, हर्ट किसमें ज्यादा होगा? रन करने की कंडीशन। क्यों? उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन ज्यादा है और इसीलिए वो आपको ज्यादा हर्ट करता है। यही रीजन है कि हम जब रन करके आते हैं तो हमारी बॉडी का इनर्शिया ऑफ मोशन इंक्रीज हो जाता है, और एक पर्टिकुलर बाउंड्री से जब हम जंप करते हैं तो उस इनर्शिया ऑफ मोशन को यूज करके हमारी बॉडी लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकती है। इज दैट क्लियर? सो इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या बातें समझ में आ गई? सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, ये दोनों ही स्पेसिफाइड फॉर्म है इनर्शिया के लिए। ठीक है, और ये उसके कुछ एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, नाउ व्हाट, अब एक छोटा सा टर्म है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, हम इसको थर्ड टाइप ऑफ इनर्शिया भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन स्पेसिफाइड फॉर्म है क्योंकि हमारा स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट यही दो स्टेट्स होते हैं, इसी वजह से हम अगर इनर्शिया को डिफाइन करना चाहते हैं तो यही दो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, यही दो उसके टाइप्स हो सकते हैं। बट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये भी आपका एक टाइप हो सकता है, थर्ड है। कैसे? आपको मालूम है क्रिकेटर जो बॉलर है बॉल को थ्रो करेगा, तो जब बॉल को थ्रो करता है तो बॉल एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, ऐसे, ये बॉल के थ्रो रन करने का डायरेक्शन है। बट जो बैट्समैन है उसने क्या किया, फोर्स अप्लाई करके इसे डिफरेंट डायरेक्शन में हिट कर दी। क्लियर? तो डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। लेकिन डायरेक्शन अगर आप बैट्समैन वहां पे नहीं है तो ये जो बॉल है वो उसी डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। होगा नहीं होगा? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी आपका जो डायरेक्शन है वो चेंज करना नहीं चाहती है ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने डायरेक्शन को भी, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है वो उसी डायरेक्शन में अपने आप को कंटिन्यू करना चाहता है, वो उसमें कोई चेंज नहीं चाहता है। देयरफॉर इट इज आल्सो इनर्शिया। उसके अंदर इसमें भी इनर्शिया है, किससे रिलेटेड? डायरेक्शन से रिलेटेड। इसलिए यहाँ पे हमें एक और टर्म मिल जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखिए कि हम अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के साथ हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन के साथ अगर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को भी चाहें तो उसके टाइप्स में ऐड कर सकते हैं। सो बेसिकली इनर्शिया विल बी थ्री टाइप्स, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन। तीनों से रिलेटेड एक इनर्शिया होगी। क्लियर हो गया? नाउ व्हाट? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन जब डिफाइन करते हैं फोर्स को, वो थ्री लॉज के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसमें से ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ एन ऑब्जेक्ट remains an object in state of rest, remains in state of rest, in state of rest, and an object in state of uniform motion remains in a state of uniform motion. Uniform motion. Okay? Unless an external force is applied. It is the first law. First law of motion defines quality of force. Actually force होता क्या है, ये चीज यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अगर आप देखो ये जो फर्स्ट लॉ है फिजिक्स में, इट इज द ओनली लॉ दैट डिफाइंस इनर्शिया, एंड देयरफॉर
first law of motion is also known as law of inertia. First law of motion is also known as law of inertia. So अगर आपसे कोई पूछता है what is law of inertia, तो आपको यही statement as it is explain कर देना है, ठीक है। अब देखो इसको हम explain करते हैं, क्या है इसका explanation? An object in a state of rest remains in a state of rest. An object in a state of uniform motion. Uniform motion means with constant velocity या constant speed. An object in a state of uniform motion remains in a state of uniform motion. ये जो ब्लू कलर से लिखा है ये क्या है? ये आपका इनर्शिया को डिफाइन करता है। ये कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है, सिर्फ मोशन में नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है। कब तक? अनलेस, जब तक एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एफर्ट अप्लाई नहीं किया जाता, ठीक है। सो इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। ये जो आपका अनलेस है, यहीं से इससे ऊपर वाली जो लाइंस हैं वो इनर्शिया को डिफाइन करती है, और अनलेस के नीचे ये जो पार्ट है आपका ये फोर्स को डिफाइन करता है। ओके, सो अनलेस से पहला जो पार्ट है ये है इनर्शिया, और इसीलिए ये जो आपका लॉ ऑफ मोशन है वो इनर्शिया को डिफाइन करता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और दूसरा पार्ट इसका एन एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। ये क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है कि एक ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो हम उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज कर सकते हैं, दैट इज हम उसकी इनर्शिया को ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? बाय पुटिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट, दैट इज फोर्स, ठीक है। हमारी जो कार है वो गैराज में खड़ी है, स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, बट हम उसको पुश करके एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक शिफ्ट कर सकते हैं। सो दैट पुश, दैट एफर्ट इज the force. Clear? What about state of uniform motion? State of uniform motion means constant speed, है ना। आप स्कूटी चलाते हो, साइकिल चलाते हो, एक पर्टिकुलर स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, कोई चेंज नहीं हो रहा है, आप लगातार उसमें सेम वेलोसिटी जा, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। लेकिन अगर आपको उस मोशन को ब्रेक करना है तो क्या करना है? ब्रेक अप्लाई कर दो। ब्रेक अप्लाई करने का मतलब आपने एक रेजिस्टिव फोर्स, एक एफर्ट अप्लाई किया, और उस एफर्ट की वजह से आपका जो यूनिफॉर्म मोशन है वो ब्रेक हो जाता है। इज दैट क्लियर? सो ये हमारा क्या है? एक्सटर्नल एफर्ट इज नोन एज फोर्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो फोर्स को डिफाइन करता है, कैसे? एज इट्स क्वालिटी, कि फोर्स एक्चुअली क्या है। क्लियर? तो ये हमारा जो आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, it is the related with inertia and quality of force. So आज का जो टॉपिक था inertia, ठीक है, बेसिक है, ये पूरा थियोरेटिकल पार्ट है। इसमें सिर्फ आपको उसकी डेफिनेशंस मालूम होनी चाहिए, डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, उसके टाइप्स ऑफ इनर्शिया मालूम होनी चाहिए, मास से उसका क्या रिलेशन है ये याद होना चाहिए, और फिर उसके जो एग्जांपल्स हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने में, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने आने चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में जैसा मैंने बताया कि आपको कीवर्ड्स लिखने होंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट से रिलेटेड है तो आपको ये जरूर मेंशन करना है, इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मोशन से रिलेटेड तो आपको ये जरूर मेंशन करना है, इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। नाउ इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो, रिगार्डिंग दिस लेक्चर, देन प्लीज मेंशन इट इन योर कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू, टेक केयर।